हेलो एवरीवन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर्स, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन की ड्रामा है। इसमें लव है, लव ट्रायंगल्स है और भी बहुत कुछ है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो रही होती है, और इधर हम देखते हैं कि यहीं पर कुछ गुंडे आ करके हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को डरा रहे होते हैं, और वो लोग ये कहते हैं कि हमें बेस्ट डॉक्टर से मिलाओ, और ये लोग मारपीट भी करने लगते हैं। लेकिन इतने में ही वो फीमेल डॉक्टर आ जाती है और वो उस गुंडे का हाथ पकड़ लेती है। उन लोगों को लगता है कि एक फ़ीमेल क्या ही कर सकती है, पर जब वो उन सारे गुंडों की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई कर देती है तब वो ये कहती है कि तुम बताओ, तुम्हें अपने बॉस को बचाना है या फिर एक फ़ीमेल डॉक्टर के हाथों पिटाई खानी है। तब वो लोग मान जाते हैं और उन्हें ये भी डराते हैं कि तुम्हें इसे ठीक करना होगा। हमें बहुत साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस डॉक्टर जब वो पढ़ाई करती थी तो उसकी टीचर उसे बहुत मारती है क्योंकि वो बदतमीज़ होती है। तभी उसके पापा आते हैं तो वो उसे कहती है कि तुम तो बहुत फट्टू निकले, तुमने तो टीचर से माफ़ी ही मांग ली जा करके। तब उसका पापा बहुत बर्दाश्त करता है और पूछता है कि तुम आगे क्या करने वाली हो अपनी लाइफ में। तब वो बताती है कि मैं अपनी लाइफ को वेस्ट करूँगी, और वो भी उससे गुस्से में बहुत ही ज़्यादा मारने लगता है। तब वो कहता है कि तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते। तब वो कहती है कि मैं मर चुकी हूँ अंदर से। अब इस पर उसका फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं अब तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लूँगा, और वो उसे उसकी दादी के घर में छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है, और यह भी कहता है कि तुम कभी वापस मत आना। लेकिन यहाँ पर उसे ये उम्मीद होती है कि वो जब रियलाइज़ करेगा तब वो वापस आएगा। अब वो अपनी माँ को याद करके उसे बहुत ही ज़्यादा याद करने लगती है। इतने में ही उसकी दादी आती है और बात को संभालने के लिए वो कहती है कि अरे कैसा बदतमीज़ लड़का है, यहाँ तक आया और खाना खाए बिना ही चला गया। और वो उसका सामान उठा करके अंदर ले जाने लगती है। वो यहाँ पर रजिस्ट करती है पर फिर भी वो उसे अंदर ले जाती है और वो उसे बहुत ही टेस्टी खाना देती है, और वो कहती है कि तुम तो एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे सामने पूरा फ्यूचर पड़ा है, तुम क्यों नहीं पढ़ाई करती हो। तब वो कहती है कि मुझे सब ने अबैंडन कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, इसीलिए मुझे अब लाइफ में कुछ भी नहीं करना। तब यहाँ पर वो बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं करना। तो दादी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम लाइफ में अच्छे टीचर से मिलोगी तो शायद तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाए। अब हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम होंग है, और वो अपने सारे स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहता है और सारे लोग भी उसे बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ पर दादी उससे अपने ड्रेस के बारे में पूछती है। तब वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें अब से स्कूल जाना है। ह्यूजुंग पैसे तो ले लेती है, लेकिन वो एक म्यूजिक स्टोर पर चली जाती है और चोरी कर लेती है। यहाँ पर स्टोर का मालिक उसे कहता है कि तुमने चोरी कर लिया है, पर वो यहाँ पर मना कर देती है, और उसका बैग चेक करने पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। इतने में ही होंग वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, इसने चोरी नहीं की है। होंग की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम इंजू है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, और वो उसे कहती है कि तुमने अपनी इंटर्नशिप आधे में ही छोड़ दी, क्यों ना तुम डॉक्टर बनने के बारे में फिर से सोचो। इधर हम देखते हैं कि वो दादी माँ के दिए पैसे से कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेती है और उसे चेंज कर लेती है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ एक बुली को परेशान करती हैं, तब वो उसकी फ़ैन हो जाती है और वो कहती है कि मेरी दोस्त बन जाओ ना, प्लीज़ बन जाओ, और वो उससे बहुत ज़्यादा चिपकने लगती है। इस पर ह्यूजुंग वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि होंग एक हॉस्पिटल के सामने खड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो प्रोफेशनली डॉक्टर बन सके। इधर उसके पापा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर भी वो कहता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे सामने है, कितना अच्छा करियर है, फिर भी तुम क्यों यहाँ पर नहीं आते। लेकिन वो इधर उधर की बातें करके उनकी बातों को टाल देता है।
ह्यूजुंग जब एक पार्टी में जाती है तो एक लड़का उसके करीब आने लगता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। अब उसके इस अकड़ पर उसे वो और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। लेकिन जिस लड़कियों से उसने बाथरूम में लड़ाई की थी वो लोग फिर से आकर उस पर हमला कर देती हैं, तो यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। इससे देखकर वो लड़का और इम्प्रेस हो जाता है और पुलिस के आने से वो उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। हम देखते हैं कि होंग हॉस्पिटल में उसके एक दोस्त से बात करता है, जहाँ पर वो भी कहता है कि तुम्हें डॉक्टर बनने के बारे में सच में सोचना चाहिए। पर होंग बताता है कि उसे टीचिंग इतना ज़्यादा पसंद है कि वो कभी भी इस लाइन में वापस से नहीं आना चाहता है। होंग को तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, क्योंकि जिन लड़कियों ने क्लब में मारपीट की थी वो उसके स्टूडेंट्स होती हैं। वो उन्हें समझाता है और उन्हें खाना खिलाता है, और वो कहता है कि तुम्हें इस सब बारे में सोचना चाहिए। हम देखते हैं कि होंग उसकी दादी माँ के घर आता है, यानी वो उसके यहाँ रेंट पर रहता है। इतनी देर में ही ह्यूजुंग भी वहाँ पर उस लड़के के साथ बाइक पर आकर बैठ जाती है। यहाँ जैसे ही वो अंदर आती है तब वो बताती है कि ये टीचर है और ये हमारे ही घर पे रहते हैं। पर ह्यूजुंग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन वो उसकी सारी बातें बता देता है कि हम लोग एक म्यूजिक स्टोर में मिले थे और वो वहाँ पर चोरी कर रहे थे। यहाँ पर दादी उसके डिफेंड करने लगती है और ये कहती है कि ये कभी भी चोरी नहीं कर सकती, तुम उसके बारे में गलत कह रही हो। होंग समझाता है कि अगर आप बच्चों को सच्ची बातें आईना नहीं दिखाएंगी तो वो शायद कभी भी सीख नहीं पाएंगे। लेकिन यह दादी उसे ही कह देती है कि अगर तुम लोगों पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी। तब होंग यहाँ पर अंदर जाने लगता है और दादी भी उसे लेकर के अंदर जाते हैं। ह्यूजुंग उसे ये समझाती है कि जब इतने सारे घर हैं तो उसे यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है, वो कहीं और भी तो रह सकता है। लेकिन यहाँ पर दादी जब उसे पूछती है कि मैंने जो तुम्हें पैसे देते हैं तो उससे तुमने स्कूल ड्रेस खरीदा, पर वो मना कर देती है। इस पर दादी कहती है कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो तुम क्या करोगे। यहाँ पर वो बदतमीजी करती है और कहती है कि मैं शराब बेचूंगी और अपनी बॉडी को भी बेचूंगी। इस पर दादी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हारे सामने इतना बड़ा फ्यूचर है फिर भी तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो। और वो बताती है कि तुम क्या अपनी माँ की तरह बनना चाहती हो जिसने प्यार के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, और यहाँ तक कि लास्ट में ना तो उसका हस्बैंड ही उसे मिला और ना ही वो रह पाई। तब यहाँ पर ह्यूजुंग गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में मुझसे बात करने की इस तरह से। तब दादी कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करना तो कोई बात नहीं। ह्यूजुंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, लेकिन तभी होंग उसके सामने आ करके थोड़ी सी शरारत करने लगता है। तब वो उसे ही डांट देती है और कहती है मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं अपने स्कूल में और उन्होंने मुझे मारा भी है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन होंग कहता है कि मुझे वायलेंस तो बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है एक साथ रहने में। यहाँ पर ह्यूजुंग उसके सामान को लात मार कर चली जाती है। जब वो रात में सो रही होती है तो दादी कहती है कि मैं बस डर गई हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने तुम पर हाथ उठाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हम देखते हैं कि ह्यूजुंग अपनी माँ की मेमोरी को याद करती है और रोती है। सुबह में उसकी दादी ह्यूजुंग को उठाती है और वो बताती है कि अब ये स्कूल तो जाएगी नहीं, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं इसे बिजनेस से सिखा दूँ। होंग इस पर कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब वो उसे ले करके सब्जी मार्केट जाती है, जहाँ पर वो उसे बहुत सारा सामान और बहुत सारी सब्जियाँ खरीदने को कह देती है, जिस पर ह्यूजुंग को एहसास हो जाता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो वो दादी से कहती है कि अगर मैं स्कूल जाऊँगी तो क्या आप मुझे इससे ये सब काम नहीं कराएंगी। तो वो कहती है नहीं। तब वो वहीं पर सारी सब्जियों को रख करके वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि ह्यूजुंग स्कूल आती है, जहाँ पर होंग ही उसका टीचर होता है और वो कहता है कि इसे एडमिशन दे दीजिए। होंग यहाँ पर उसे देख करके स्माइल करता है और जा करके क्लास में सबसे उसका इंट्रोडक्शन कराता है। यहाँ पर उन लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है कि इसी से कल उनकी मारपीट हुई थी और वो उसे स्कूल में कैसे ला सकते हैं। वो लड़कियाँ भी होंग से शिकायत लगा देती हैं कि इन लोगों की वजह से ही उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। तब होंग उसे एक लैब में बैठाता है और वो उसे मारने के लिए स्टिक लेकर के आता है, पर वो जैसे उसे मारने वाला होता है और वो रुक जाता है और वो कहता है कि यही है ना जो तुम चाहती थी, पर मुझे वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन ह्यूजुंग कहती है कि जब लोग ईमानदार होते हैं तब मुझे अच्छे लगते हैं। और वो उससे ये भी बताता है कि तुमने कहा था ना कि तुम रेस्टोरेंट में अब दादी की हेल्प करोगी, फिर तुम यहाँ पर पढ़ने क्यों आई। तब वो बताती है कि तुम उसे बूढ़ी कहते हो। तब वो कहता है कि उन्होंने मुझे अलाउ किया है कि मैं उन्हें दादी कह सकता हूँ, तो तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम क्यों है। होंग बातों बातों में उसे बता देता है कि वो जब छोटा था तभी उसके माँ बाप की मौत हो गई और वो तब से अकेला ही है, इसीलिए आवारा बनना ये बहुत आसान है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बना लेना ये बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए अगर तुम लाइफ में कुछ भी करती हो तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। जैसे ही
ह्योजूंग बाहर आती है तो वो वही चिपको लड़की उसके पास आ जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे साथ अब स्कूल में पढ़ोगी, अब तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। इस पर इधर दादी की तबीयत बहुत ख़राब होती है। हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर भी वही टपोरी लड़का उसका वेट कर रहा होता है, पर वो उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। अब यहाँ पर यूना कहती है कि तुम्हारे पास क्या स्कूल ड्रेस नहीं है, क्यों ना मैं तुम्हें एक स्कूल ड्रेस दिला दूँ, और वो उसे पकड़ करके उसे ले जाती है। यहाँ पर ह्योजूंग की दादी होंग से मिलने के लिए आती है और वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टीचर्स और डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उसे पढ़ाएं और उसे एक अच्छा इंसान बनाएं। और वो उसे सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, उसका दिमाग बहुत तेज़ है, पर उसे कोई भी अच्छा टीचर नहीं मिला। यूना ह्योजूंग को अपना ही एक स्कूल ड्रेस देती है और वो कहती है कि तुम तो इसमें बहुत ही अच्छी लग रही हो। ह्योजूंग जब घर आ रही होती है तो होंग भी उसके सामने से गुजरता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। इतने में ही एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है, वो रोड पर ही गिर जाती है। ये देख करके उसका बच्चा रुक जाता है। यहाँ पर ह्योजूंग उसके पास आती है और वो उसे जगाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन होंग कहता है कि तुम इमरजेंसी नंबर पर कॉल करो, और वो उस पर कॉल कर देती है। यहाँ वो उसे कुछ CPR देता है और अपने फादर से इंस्ट्रक्शंस ले करके उसे कोशिश करता है कि वो ज़िंदा रख सके। वो ये भी कहता है कि अगर ये उसके होश नहीं आता तो मुझे शायद उसका गला काटना पड़े, और वो बताता है कि अगर तुम्हारे पास कोई सामान नहीं हो तो ऐसा मत करना, वरना शायद उसकी जान वहीं पर चली जाए। इधर जब वो कैंची या चाकू लेने के लिए उसे भेजता है, तभी ह्योजूंग को दिखता है कि वो एक एम्बुलेंस आ रही है। होंग उसे बताता है कि इन सब बीमारियों में इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं और वही सारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए कहता है। जब एम्बुलेंस आती है तो ह्योजूंग भी उसके साथ ही बैठ जाती है और वो उस बच्चे को हिम्मत देती है। अब यहाँ पर उस बेबी को डिलीवर कर देती है और वो लेडी भी बिल्कुल ठीक होती है। तभी यहाँ होंग का फ्रेंड उससे कहता है कि अब तुमने क्या सोचा, तुम अगर एक प्रोफेशनल डॉक्टर होते तो कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इसे बचा सकते थे। यहाँ पर फिर भी वो सोचते रहता है। अब होंग और ह्योजूंग वापस आ रहे होते हैं तो ह्योजूंग को बहुत ही अच्छा फील होता है कि पहली बार लाइफ में उसने ये सब देखा और उसे बहुत अच्छा फील हुआ, और उसे दादी माँ की बात भी समझ में आ जाती है। और हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जब उसका पापा कहता है कि मैं इस लड़की का नाम ह्योजूंग रखूँगा क्योंकि उसी ने इसकी जान बचाई है। होंग इधर स्टडी करता है और वो प्रोफेशनली डॉक्टर बनने के बारे में सोचता है। अगले दिन ह्योजूंग होंग की बात मान करके उस स्टोर ऑनर को सॉरी कहने के लिए जाती है और CD भी लौटाने, पर वो बताता है कि होंग उस दिन वापस आया था और उसने CD लौटा दिया है और माफ़ी भी मांग चुकी है। ये बात करने के लिए ह्योजूंग होंग के रूम में जाती है और वो देखती है कि बुक फैले हुए हैं, लेकिन जैसे उस बुक को उठाने लगती है तो वो कहता है कि इसे मत करो, ये सारे सीरीज़ में है। यहाँ पर ह्योजूंग कहती है कि मुझे आज तक कोई अच्छा टीचर नहीं मिला और इसीलिए मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन मैं अब पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी और मुझे अच्छा लगा आज जो भी मैंने देखा। तब वो कहता है कि चलो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो कहता है क्या तुम मुझे लाइक भी करती हो? तब वो कहती है कि नहीं, बस तुम मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगती हो। ह्योजूंग बताती है कि इसके पहले लाइफ में किसी ने उसे इस तरह से मोटिवेट नहीं किया कि मैं पढ़ाई करूँ या फिर कुछ बनूँ, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे मन करता है कि मैं कुछ अच्छा करूँ। इतने में इंजू वहाँ पर आ जाती है और ह्योजूंग वहाँ से चली जाती है। इधर यूना क्लास के टॉपर सोवू से उसे इंट्रोडक्शन कराती है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो। तब वो यहाँ पर थोड़ी मना करती है, लेकिन इतनी देर में ही वही बुली लड़का वहाँ पर आ जाता है जो कि उन दोनों को परेशान करने लगता है और उसका दोस्त तो हाथ पार कर देता है। तो यहाँ पर ह्योजूंग उसका हाथ पकड़ के ही मोड़ देती है। अब ये तीनों लड़कियाँ बहुत स्पीड में वहाँ से भागने लगती हैं। इस पर इन लोगों को एक बहुत अच्छा मोमेंट मिलता है और वो मान जाती है कि वो ह्योजूंग को पढ़ाऊंगी, लेकिन वो इसका शो ऑफ जाकर के होंग के सामने करने लगती है और वो कहती है कि मैं ह्योजूंग को पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि तुम्हें काइंड लोग पसंद है, इसलिए मैं वैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ। 2 साल में मेरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो तुम मुझसे शादी कर लेना क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इस पर होंग सिर्फ हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। ह्योजूंग की दादी को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, जहाँ पर डॉक्टर से बताता है कि इस उम्र में ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होगा। ह्योजूंग दादी को आकर के बताती है कि वो एक डॉक्टर बनेगी और अब उसे पढ़ना है। अब यूना और ह्योजूंग जा कर के सोवू से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करती है और कहती है कि तुम्हें अपने लेवल के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और उन्हें अपने घर में लाना चाहिए। वो लोग तुम्हारे लेवल के हैं नहीं, तो तुमने उन्हें यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया। सोवू भी उनको समझाने की कोशिश करती हैं, पर वो लोग को अच्छा नहीं लगता तो वो लोग जाने लगती है। इसलिए वो कुछ नोट्स
ह्यूजुंग को दे देती है और इधर मन लगा करके ह्यूजुंग पढ़ाई करती है। तीनों लड़कियां मस्ती भी करती हैं। जब रिज़ल्ट का दिन आता है तो होंग बताता है कि इस बार ह्यूजुंग ने टॉप किया है और उसने जितनी मेहनत की है उसे इसका फल मिला है। जब सोवू होंग को ह्यूजुंग की तारीफ़ करते देखती है तो उसे टीस महसूस होती है। उसे लगता है कि उसी ने तो उसकी मदद की थी। इधर लैब में जब अकेला होंग बैठा होता है तो वो उसे थैंक यू कहती है। इतने में ही वो उससे कहता है कि तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है। तब वो बताती है कि ओ। फिर वो उसका ब्लड चेक करता है और उसे माइक्रोस्कोप में दिखाने की कोशिश करता है कि डॉक्टर बनना कितना इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन जब वो लोग ये सब कर रहे होते हैं तभी वो लोग बहुत क्लोज आ जाते हैं, जो देख करके वो बहुत ही ज़्यादा जलती हैं। इधर ह्यूजुंग आकर के दादी को बताती है कि आज उसने टॉप किया है। इस पर उसकी दादी तो उसे खुशी से गले ही लगा लेती है। वो को थैंक यू करने के लिए ह्यूजुंग उसके घर पर आती है, पर वो कहती है कि क्या होंग तुम्हें लाइक करता है या फिर तुम होंग को लाइक करती हो। पर वो कहती है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो। पर वो उसे बिना जवाब दिए अपने घर में चली जाती है। अब अगली सुबह जब ह्यूजुंग स्कूल जा रही होती है तो होंग ने उसके लिए एक साइकिल ख़रीदा होता है। तो वो उसे ऑफ़र करता है कि क्यों ना आज हम लोग साथ चलें, और वो लोग साथ में आइसक्रीम खाते बहुत मस्ती करते हुए वहाँ पर जाते हैं। एक जगह पर बारिश में फंसने की वजह से ह्यूजुंग अपनी बातें शेयर करती है कि मैं डॉक्टर अब इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि जब मेरी माँ मर रही थी तब मैं उनके बगल में ही बैठी थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ और सबकी जान बचाऊँ। अब वो लोग स्कूल के कैंपस में ही मस्ती कर रहे होते हैं, तभी कुछ लड़कियाँ मजाक उड़ाती हैं और वो कहती हैं कि ये कितने लोग हैं, लगता है इन लोगों का फेयर चल रहा है। और वो उसका फ़ोन ले करके उनकी कुछ फ़ोटो खींच लेती हैं, पर वो उन फ़ोटो को किसी को दिखाती नहीं है बल्कि अपने फ़ोन में रख लेती है। और वो ये कहती है कि तुम लोग अफवाहें मत फैलाओ, होंग बहुत अच्छे टीचर हैं। अब यहाँ होंग को आ करके वो डांटने लगती है और कहती है कि आप क्या उससे प्यार करते हैं। मैंने आपको जब ऑफ़र दिया तब आपने ठुकरा दिया। लेकिन होंग कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और उसके पास सिर्फ एक उम्मीद ही है और कुछ भी नहीं है, तुम क्या उससे वो भी छीनना चाहती हो। इस पर वो गुस्सा हो करके वहाँ से चली जाती है और रात को उसी गुस्से में वो सारी फ़ोटोज़ को अपलोड कर देती है, जिससे होंग और ह्यूजुंग की काफ़ी बदनामी होती है। होंग जब ये सब देखता है तो उसे भी थोड़ा एम्बैरेसमेंट लगता है। अब यहाँ पर वो ह्यूजुंग से ये कहती है कि तुम लोग दोनों का ख़त्म हो गया खेल। पर ह्यूजुंग कहती है कि मेरा तो क्या है, मुझे तो ऐसे भी पढ़ाई नहीं करनी थी, लेकिन तुमने होंग के साथ अच्छा नहीं किया, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। यूना ये कह बताती है कि वो की माँ ट्रस्टी बोर्ड में है, तो वो पूरी कोशिश करेगी कि होंग को स्कूल से निकलवा दे। ह्यूजुंग उससे बात करने के लिए उसे एक अकेली जगह पर बुलाती है, पर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी से इस स्टोर रूम में आग लग जाती है और इस वजह से ही को मौका मिल जाता है कि वो ह्यूजुंग को अपने रास्ते से हटा सके। अब यहाँ वो की माँ आकर के होंग से पूछती है कि तुम जिस स्कैंडल की बात कर रही हो, तुम तो मुझे निकाल ही दोगी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम ह्यूजुंग को बचा लो। पर वो कहती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा उसके लिए कंसर्न क्यों है, तो मैं तुम्हें ना तो यहाँ पे और ना ही उस लड़की को दिखने भी नहीं दूंगी। इससे पहले ही होंग अपना रेजिग्नेशन लेटर जा कर के सबमिट कर देता है वहाँ के डायरेक्टर पास। उसको भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इधर हम देखते हैं कि आग की वजह से वो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इन दोनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इंजो के साथ तो होंग बहुत मस्ती करता है, वो उसे लाइक करती है, पर होंग उसे सिर्फ एक दोस्त मानता है। यूना कॉल करके उसे बता देती है कि आज क्या क्या हुआ, इसीलिए प्लीज़ आप पुलिस स्टेशन जा करके ह्यूजुंग की मदद करिए। सबसे पहले वो वो के पास जाता है। यहाँ पर वो अभी भी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है और बताती है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की, क्या अब भी आप उसे ही लाइक करते हैं, और मैं इसलिए स्कूल जाती थी क्योंकि आप वहाँ पर रहते थे, पर अगर आप ही चले जाएंगे तो मेरा स्कूल जाने का कोई पर्पस ही नहीं है। होंग उसे समझाता है कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो, ये सब कुछ हो नहीं सकता, और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो ह्यूजुंग किसी को नहीं बताती कि चोट उसे भी आई है, वो चुपचाप बर्दाश्त करती है। पर होंग को ये बात पता चल जाती है और वो उसके हाथ को अपनी तरफ लेता है, पर वो रजिस्ट करती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसके हाथ को पकड़ करके उस पर दवाई लगा देता है। ह्यूजुंग फिर भी उसे अपने से दूर रहने को कहती है और वो कहती है कि तुम उस पोस्ट की वजह से आपकी लाइफ भी बर्बाद हो गई, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही थी, पर आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो उसे थैंक यू कह के वहाँ से जाने लगती है, पर ज़बरदस्ती होंग उसके हाथ में दवाई पकड़ा देता है ताकि एटलीस्ट वो अपना ख्याल तो रख सके। होंग को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। वो इंजो के पास मदद मांगने आता है कि उसका अंकल एक लॉयर है, तो क्यों ना वो उस स्टूडेंट को बचाने की कोशिश करे।
लेकिन यहाँ वो बताती है कि इन सब स्कैंडल में होता यही है कि वीक पार्टी को सफ़र करना पड़ता है, इसीलिए तुम उसकी दादी का घर छोड़ दो, इससे उसकी अब और बदनामी होने से रुक जाएगी। और यहाँ पर वो लॉयर दादी को कॉल करता है और वो ये सब बातें बताता है कि आप बच सकती हैं। उसकी दादी ह्यूजुंग के डैड से मदद मांगने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी बहुत परेशानी में है, पर वो इग्नोर करके उसका फ़ोन काट देता है। अब दादी सोवो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, पर वहाँ से इंसल्ट करके उसे भगा दिया जाता है। फिर वो अपनी पोती के पास जाती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि मैंने तो फिर से आपको निराश ही कर दिया, इसलिए मुझे खाना खाने का हक नहीं है, आप मुझे छोड़ दो। पर दादी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ कैसे दूँ। यहाँ पर वो खाना नहीं खाती तो दादी कुछ एक्टिंग करती है, जिससे ह्यूजुंग खाना खाने लगती है। यहाँ पर उसे वो दिन याद आता है जब वो टॉप करके कितनी ज़्यादा खुश थी, लेकिन एक स्कैंडल ने फिर से उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसकी दादी होंग से कहती है कि आपने बहुत मदद की, पर ह्यूजुंग की किस्मत ही ख़राब है। ये सुन करके कि होंग भी वहाँ से जा रहा है, दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी वो उससे थैंक यू कहती है और वो कहती है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो प्लीज़ आप यहाँ पर उससे मिलने ज़रूर आइएगा। जेल में जब फिर से वो डिप्रेशन वाली बातें करती है तो दादी उसे बताती है कि मुझे इस उम्र में कैंसर है, फिर भी मैं फ़ाइट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे मरना नहीं है, और तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करना चाहती हो। ये सब सुन करके ह्यूजुंग बहुत रोती है। इधर दादी के घर से होंग अपना सारा सामान ले लेता है और यूना बहुत हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में बता देती है कि आग उसने लगाई थी, ह्यूजुंग बिल्कुल बेकसूर है, और इसीलिए ह्यूजुंग को छोड़ दिया जाता है और यूना को उसके बदले बंद कर दिया जाता है। दोनों लड़कियां जब एक दूसरे को देखती हैं तो ह्यूजुंग से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी। पर वो कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अगर मेरे बस में रहा तो मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगी। यहाँ पर वो उसे थैंक यू कहती है। पुलिस ऑफिसर को बताती है कि अगर मैं सोबो से ये कहलवा दूँ कि आँख बस एक्सीडेंटली लगी थी तब ये छूट जाएगी ना, तब वो कहता है अगर ऐसा हुआ तो इसे छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर वो ह्यूना को कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकाल लूँगी, तुम परेशान मत हो। और वो सोवो से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वो उससे बात करती है, और सोवो को पता होता है कि जब आग लगी थी तो गलती से ही लगी थी और ह्यूजुंग ने ही उसकी जान बचाई थी। पर फिर भी वो सिंपैथी गेन करने के लिए सबके सामने इमोशनल ड्रामा करती है। यहाँ ह्यूजुंग उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम स्टेटमेंट दे दो कि आग गलती से लगी थी, इससे यूना छूट जाएगी। और वो अपनी दोस्ती का भी वास्ता उसे देती है। वो घुटनों पर बैठ करके भी उससे रिक्वेस्ट करती है, पर वो उसे भाव दिखा करके वहाँ से चली जाती है। रात में वो अपनी दादी के पास सोती है। जैसे ही दादी की नज़र खुलती है वो देखती है कि मेरे बगल में ह्यूजुंग सोई है, तो वो जल्दी से उसके लिए खाना लगाती है और वो कहती है कि आपने कहा था ना कि आज आपकी सर्जरी है, तो मैं आपसे मिलने कैसे नहीं आती। और वो उसे गले लगा लेती है। इधर यूना को उसके डैड पैसे दे करके छुड़ा लेते हैं। उसके डम होने पर उसे भी बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी औलाद तो औलाद ही होती है, इसलिए वो उसे बचा लेता है। अब होंग स्कूल को छोड़ देता है और वो अपने स्टूडेंट्स को थैंक यू कहता है और कहता है कि ये स्पेशली थैंक मैं सोवो को करना चाहूँगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं इस स्कूल से जा रहा हूँ। इस पर सोवो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसकी दादी सर्जरी करने के लिए जाती है और वो कहती है कि मैं बस वापस जल्दी से आ जाऊँगी और तुम अपना ध्यान रखना। इधर हम देखते हैं कि जब दादी की सर्जरी हो रही होती है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ऑपरेशन टेबल पर, जिस वजह से दादी की जान चली जाती है। लेकिन ह्यूजुंग उससे सवाल करती है तो वो डॉक्टर उसे बहुत बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि मैं बच्चों से बात नहीं करता, तुम किसी एडल्ट को बोला, वो लोग शायद समझेंगे और तुम्हारे जैसे बदतमीज नहीं होंगे। पर वो फिर भी उसे डांट देता है, जिस पर ह्यूजुंग बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन उस डॉक्टर को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ऑपरेशन टेबल पर किसी की मौत हो गई। इधर ह्यूजुंग को उसकी दादी का लेटर मिलता है जो कि कहती है कि अगर मैं रहूं या ना रहूं, प्लीज़ तुम अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करना और तुम एक डॉक्टर बनो, यही मेरी ख्वाहिश है। इस पर ह्यूजुंग अपनी दादी को करके बहुत ही ज़्यादा रोती है और वो उसका सपना पूरा करने की सोचती है। उसके फादर इतने ज़्यादा लालची होते हैं कि वो उन डॉक्टर से कंपनसेशन अमाउंट ले लेते हैं और उन डॉक्टर से बिल्कुल लड़ते भी नहीं हैं। इधर उसकी सौतेली मालक सुना रही होती है कि तुमने तो पहले अपनी माँ को खाया, अब अपनी दादी को भी खा गई। यहाँ पर वो अपने डैड से फिर से भीख मांगती है कि एटलीस्ट आप इंसाफ के लिए लड़ाई तो करिए, पर वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। लेकिन वो बताती है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर रुकूंगी, और वो उन डॉक्टर से जा करके लड़ाई करने लगती है। तब वो डॉक्टर कहता है कि चलो मैंने गलती की भी तो तुम क्या कर लोगी, तुम्हारे फादर को कंपनसेशन अमाउंट दे दिया, अब ये बात यहीं पर खत्म। ह्यूजुंग को यहाँ पर बहुत ही अफसोस होता है
और उसके अंदर एक गुस्सा भर जाता है। इसी हॉस्पिटल में होंग आया होता है, लेकिन उसकी मुलाकात ह्यूजुंग से नहीं हो पाती। वो उसे कॉल करता है पर वो उसका कॉल नहीं रिसीव करते। इधर इंजू की बातों से आती है कि अगर होंग और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ भी तो मैं हमेशा तुम लोग दोनों के बीच में रहूँगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही होंग हॉस्पिटल से बाहर आता है तो ह्यूजुंग से बात करने की कोशिश करता है, पर वो कह देता है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, ना मैं आपको कभी देखना चाहती हूँ। तो होंग कहता है कि शायद ये आज सही समय नहीं है तुमसे बात करने का, और वो उसे वहाँ से जाने देता है। लेकिन ह्यूजुंग कहती है कि मैं आपसे कभी मिलना भी नहीं चाहती और जहाँ से आप आए हैं वहीं पर चले जाइए। जब वो जाने लगते हैं तो होंग को एहसास होता है कि वो सिर्फ उसे एक स्टूडेंट नहीं मानता बल्कि उसे लाइक करता है। लेकिन इतनी देर में ही ह्यूजुंग किसी और के बाइक पर बैठ कर के वहाँ से चली जाती है और वो उसे देखता रह जाता है। तो अब प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गुंडे ह्यूजुंग पर हमला करते हैं और वो उसे बहुत बुरी तरह से पिटाई करती है। इधर सो वो एक डेट पर आई होती है जहाँ पर वो अपने कलीग डॉक्टर को प्रपोज करने की बात सोचती है। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाती है और ये लड़का उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और वो कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है या फिर जल्दी खाना है तो जल्दी करो। लेकिन इतने में ही वहाँ की मैनेजर आ जाती है और वो वॉशरूम में टूटे हुए बेसिन के बारे में उससे पूछती है और वो कहती है कि तुमने इसे तोड़ दिया, इसका कंपनसेशन दो। पर एरोगेंट रिच जैसा दिखाने की वजह से वो पहले ही पैसे दे देती है। तो वो कहती है तुम क्या इतनी घमंडी हो कि तुमने जानने की भी कोशिश नहीं की कि इसका दाम कितना है। इतने में ही यूंदो वहाँ से उठने लगता है। तब सोबो कहती है कि तुम्हें क्या मेरी मदद नहीं करनी चाहिए, पर वो लेडी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही सोबो उससे कुछ यूंदो सोबो को हॉस्पिटल में कॉल करने के लिए बोलता है। इधर वो इमरजेंसी रूम रेडी करने के लिए कहता है, पर उसका कलीग उसे बताता है कि वहाँ पर ऑलरेडी एक ऑपरेशन चल रहा है, जिस पर यूंदो को बहुत गुस्सा आता है। अब वो सक्सेसफुली ऑपरेशन कर देती है तो वो यूना के लिए कुछ खरीदती है और वो कहती है कि अब मेरे पास जीने के लिए या फिर कुछ करने के लिए कोई भी मकसद नहीं रह गया है और उसके पास अब कोई फैमिली भी नहीं है। इतने में ही हम देखते हैं कि किस तरह से उसने प्रेशर दे करके उस ऑपरेशन थिएटर को रेडी कराया था। यहाँ पर वो अपने ऑर्डर और प्रोटोकॉल की दुहाई देता है, पर वो उसे ऑर्डर देती है क्योंकि वो भी एज ए सीनियर थी तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। यहाँ पर एक छोटा लड़का उसकी बहुत तारीफ़ करता है कि उसने जो किक मारी ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इधर सो वो फिर से अपना सिंपैथी गेन करती है और कहती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तो किसी बुली ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की थी और इसीलिए मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ। जब यहाँ पर वो फिर भी उसे भाव नहीं देता तो सोबो का मुँह बन जाता है। इधर ह्यूजुंग उस गुंडे का ऑपरेशन करती है और वो उसकी स्पीड देख करके बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। इतने में ही उसके सीनियर का उसे कॉल आता है। जब वो हॉस्पिटल में आता है तो उसे बताता है कि वो डॉक्टर मान ही नहीं रही थी, तब वो उसकी डबल शिफ्ट लगा देता है। और इधर हम देखते हैं कि वो सोबो से पूछती है कि ये कौन है जो इस टाइप की है। तब वो बताता है कि वे तो बहुत ही अच्छी फाइटर भी है। तब यहाँ पर सोबो कहती है कि उससे तो मुझे दोस्ती करनी ही पड़ेगी, अगर मैं उसे बॉडीगार्ड रख लूँगी तो मुझे कभी भी खुश नहीं होऊंगा। सो वो अपने दोस्त के पास जाती है जो कि उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने फीलिंग्स के बारे में यूंदो को बता दिया, पर वो कहती है कि नहीं, मेरा ऐसा मौका ही नहीं मिला। पर हाँ को ये बात जैसे बताता है कि उसी ने चोरी की है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे आता है और वो कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा ना हो कि यूंदो कि मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ पहले चला जाए। उसका बैग छीनता है और भी तुम्हें इधर उधर ही देखना सीडी मिल जाती है, लेकिन वो गुस्से में उसे एक किक मार देती है। मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं हो, तो क्यों ना हम लोग डेट करें, उन गुंडों को जाकर के और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। बताती है कि ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल रहा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ उसने यहाँ पर आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम शादीशुदा हो, लोग पुलिस स्टेशन चले हैं कि मुझे यहाँ पर्सनल सवालों के जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है। चकमा दे करके वहाँ से भाग जाती है। तो कहता है कि मुझे उस डॉक्टर से मिलना है जिसने मेरी बात नहीं मानी। पर इतने में ही वो उसका फेलो बताता है कि वो चली गई और वो कैफ़े में आपका वेट कर रही है। पर यूंदो कहता है कि मैं उससे हॉस्पिटल के बाहर क्यों मिलूँगा। पर उसका फेलो आकर के ह्यूजुंग को इन्फॉर्म करता है कि डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। वो वहाँ पर बिल्कुल भी वेट नहीं करती, यानी रूल्स को फॉलो भी नहीं करती और वो कहती है कि मैं सब संभाल लूँगी, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है छोटे। उसका लाए गए गिफ्ट को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि ये तो मेरे फेवरेट टॉप्स हैं और वो उसे हक कर लेती हैं। ह्यूजुंग उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है। इधर ह्यूजुंग के बारे में उसका फेलो पढ़ रहा होता है। ह्यूजुंग यूंदो से आकर के मिलती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है।
हम अपना अगला एपिसोड जल्दी अपलोड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।